नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे, तो आप लोग अंत तक बने रहिए। आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? आपके पास ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद या बनारस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में ये भी बताना कि कब प्रकाशित हुई थी। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। नई कविता पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। और इसके संपादक कौन थे? डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकायतन किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शन है महाकाव्य, गीति काव्य, मुक्तक काव्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, लोकायतन किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही, लोकायतन। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। लोकायतन एक महाकाव्य है और यह सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है 1964 ईस्वी की। ठीक है। आप जानते हैं कि महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं? बताइए, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं? बिल्कुल सही, महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं। तो लोकायतन भी एक महाकाव्य है। हमारा अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह किसका है? आपको बताना है कि चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल, कुंवर नारायण या धर्मवीर भारती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। चांद का मुंह टेढ़ा है यह मुक्तिबोध जी की रचना है 1964 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं। आपको बताना है कि इनमें से मार्क्सवादी दर्शन से कौन सी रचनाएं प्रभावित है। आपके पास ऑप्शन है पल्लव और ग्रंथि, गुंजन और पल्लव, युगवाणी और ग्राम्य या वीणा और गुंजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। युगवाणी और ग्राम्य सुमित्रानंदन पंत जी की मार्क्सवाद दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक श्रृंखला में कितने सप्तक प्रकाशित हुए थे? आपके पास ऑप्शन है 3, 4, 1 या 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक श्रृंखला में कितने सप्तक प्रकाशित हुए थे और कब कब प्रकाशित हुए थे, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक श्रृंखला में कुल 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे। पहला तार सप्तक जो है वो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तार सप्तक 1943 ईस्वी में। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और तीसरा सप्तक 1959 में और चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आपके पास ऑप्शन है बालकृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण रानाडे, बाल गंगाधर तिलक या बाल गंगाधर खेर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में आपने ये भी बताना है कि राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। अब आप लोगों के लिए एक और प्रश्न है कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। बताइए, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? बिल्कुल सही, 1955 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत दूरदशा में कितने अंक हैं? आपके पास ऑप्शन है 4, 7, 6 या 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, भारत दूरदशा में कितने अंक हैं और साथ में ये भी बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। भारत दूरदशा में कुल 6 अंक है। यह किसकी रचना है? बताइए।
ये एक नाटक विधा की रचना है। किसकी है ये? बिल्कुल सही, यह भारतेंदु जी का नाटक है, 1875 ईस्वी का। भारत दुर्दशा के रचनाकार भारतेंदु जी हैं और यह एक नाटक है 1875 ईस्वी का। इसमें कुल कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राहों के अन्वेषण की बात किसमें कही गई है? आपके पास ऑप्शन है, तार सप्तक, दूसरे सप्तक में, या नई कविता में, या तीसरे सप्तक में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। राहों के अन्वेषण की बात तार सप्तक में कही गई है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्तियां दी गई है, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी है? आपके पास ऑप्शन है, मैथिली चरण गुप्त, रामेश्वर शुक्लांचल, भगवती चरण वर्मा, या सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले। यह पंक्तियां जो है वो भगवती चरण वर्मा की है। हमारा अगला प्रश्न है, ताप के ताए हुए दिन किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन, या नागार्जुन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। ताप के ताए हुए दिन के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। ताप के ताए हुए दिन त्रिलोचन की रचना है। अब आप लोगों के लिए एक और प्रश्न है कि त्रिलोचन को ताप के ताए हुए दिन के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था और कब मिला था? बताइए। त्रिलोचन जी को ताप के ताए हुए दिन के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था और कब मिला था? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, त्रिलोचन जी को ताप के ताए हुए दिन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1981 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा गया है? आपके पास ऑप्शन है, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी, या माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा गया है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, चित्रलेखा, पतन, भूले बिसरे चित्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है और साथ में इसकी विषय वस्तु भी बतानी है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास जो है वो पतन है और यह अपराध एवं बलात्कार प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास है। हमारा अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की किस रचना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है? आपके पास ऑप्शन है, कामायनी, आंसू, लहर, या झरना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद की किस रचना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। झरना जयशंकर प्रसाद जी की छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, यह दीप अकेला कविता के रचयिता कौन है? ये आपके पास एक कविता का नाम दिया गया है, यह दीप अकेला। इसके रचनाकार का नाम बताना है। आपके पास ऑप्शन है, मुक्तिबोध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञे, या केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। यह दीप अकेला कविता अज्ञे जी की है। हमारा अगला प्रश्न है, शकुंतला माथुर किस सप्तक में संकलित थी? आपके पास ऑप्शन है, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, चौथा सप्तक, या तीसरा सप्तक। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए?
बताइए। शकुंतला माथुर किस सप्तक में संकलित थी? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, यह दूसरे सप्तक में संकलित थी। और दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? बताइए, दूसरा सप्तक का प्रकाशन काल क्या था? बिल्कुल सही, 1951 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प चुनिए। आपको इसमें से उस विकल्प को चुनना है जिसमें आपके पास ऑप्शन है राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, तलाक से जुड़ी समस्या या शिक्षा समस्या। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका बंटी रचना जो कि मनु भंडारी की है, इसमें किस प्रधान समस्या को उजागर किया गया है ये आपको बताना है। उस विकल्प को चुनना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। आपका बंटी जो कि मनु भंडारी जी का उपन्यास है, इसमें तलाक से जुड़ी समस्या को उजागर किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आपको बताना है कि इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है प्रिय प्रवास, कामायनी, वैदेही वनवास या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। और इसके रचनाकार कौन है और इसमें कितने सर्ग है ये भी बताना है आपको। बताइए, प्रिय प्रवास के रचनाकार का नाम। बिल्कुल सही, यह हरियोत जी की रचना है। और इसमें कुल कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है। आपके पास ऑप्शन है केशवदास, चिंतामणि, गवाल कवि या बिहारी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। और कई बार प्रश्न आता है कि रीतिकाल का अंतिम कवि किसे माना जाता है। बताइए, रीतिकाल का अंतिम कवि किसे माना जाता है? बिल्कुल सही, रीतिकाल का अंतिम कवि जो है वो गवाल कवि को। ठीक है, गवाल कवि को रीतिकाल का अंतिम कवि माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नेताजी कहिन के लेखक हैं। आपको बताना है, यह एक रचना है नेताजी कहिन, इसके लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन है रविंद्र कालिया, श्रीलाल शुक्ल, मनोहर श्याम जोशी या रांगे राघव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है वो वीडियो को शेयर भी कर देना। बताइए, नेताजी कहिन के लेखक का नाम क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। यह मनोहर श्याम जोशी जी की रचना है। और किस विधा की रचना है ये? तो यह एक उपन्यास है। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी जी का उपन्यास है नेताजी कहिन। हमारा अगला प्रश्न है, काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया? आपके पास ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइन्स या इलियट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व लॉन्जाइन्स ने दिया है। साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।